टेस्ट हुआ था उससे पहले बेटा क्लास पूछिए ना, क्लास बताएं, टेस्ट करनी क्या पढ़ा था? ड्यूटेरियम आइकॉट्स चैप्टर 8 फिनिश। ठीक है, चैप्टर 12 स्टार्ट करना है ना। आप लोग तो बहुत पीछे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा आज, और इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर पास्ट पेपर में 12 सालों में 5 सवालात बने हुए हैं जो आज की क्लास में डिस्कस होंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? डेफिनेशन लिखें। अचीवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, achievement of nutrients called nutrition. Achievement of nutrients called nutrition. न्यूट्रिएंट्स का हासिल करना न्यूट्रिशन कहलाता है। अगला सवाल कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द फूड कंपोनेंट्स। Nutrients are the food components by which energy is produced. Nutrients are the food components by which energy is produced. यानी कि वो ग़िज़ाई मॉलिक्यूल जिससे आपको एनर्जी मिलती है, हम उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आप जानते हैं चैप्टर 2 आपने पढ़ लिया है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से एनर्जी मिलती है 4.1 किलो जूल्स। प्रोटीन के 1 ग्राम से एनर्जी मिलती है 4.1 किलो जूल्स, और लिपिड्स यानी फैट्स के 1 ग्राम से एनर्जी मिलती है 9.1 किलो जूल्स। ये तीनों आपकी बेसिक चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद सारे विटामिन्स पे आ जाएं। मजमूई तौर पर तमाम विटामिन्स के 1 ग्राम से आपको एनर्जी मिलती है 2.1 किलो जूल्स। सही है। अब मैंने ये मजमूई तौर पे लिखा है विटामिन्स, हर विटामिन्स की अपनी डिफरेंट कैटेगरी है। फिर उसके बाद मिनरल्स और फाइबर्स, ये भी आपके न्यूट्रिएंट्स में शामिल हैं, लेकिन इनसे आपको एनर्जी नहीं मिलती। सही। अब देखिए, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपके लिए वाइटल सब्सटेंस की हैसियत रखते हैं। मिनरल्स में यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूंगा 3: सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम चैनल्स। ठीक है। सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम जो नमकियात से हासिल होंगे, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इन तीनों की वजह से नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है, और जब नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है तो आपके मसल्स, आपके ऑर्गन्स काम करते हैं। ठीक है। अगर ये कंडक्शन सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम की वजह से ना हो तो फिर आप जानते हैं कि आपके मसल और ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा था वाइटल सब्सटेंस की हैसियत रखता है, एनर्जी नहीं देता लेकिन आपके वाइटल फंक्शन को रोक देगा। फाइबर्स पे 2 दफा डिस्कशन है इस चैप्टर में, हाफ डिस्कशन यहाँ और हाफ डिस्कशन जब मैं आपको कॉन्स्टिपेशन पढ़ाऊंगा। फाइबर की अहमियत क्या है? ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा दूसरा इसका अहम तरीन काम ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे जाके कि मुस्तकिल कॉन्स्टिपेशन रहने से पाइल्स हो सकता है, और पाइल्स की ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है। मेडिसिन वक्ती तौर पे सोल्यूशन जरूर देता है,
लेकिन फाइनल सोल्यूशन सर्जरी है। तो पाइल से बचना है तो कॉन्स्टिपेशन से बचना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो फाइबर लेना है। और फाइबर किन चीज़ों में होता है? अनाज के छिलकों में फाइबर होता है, गंदम के छिलके में फाइबर होता है, तो चक्की वाला आटा खाओ, ठीक है। दालों के छिलके में फाइबर होता है, तो कभी कभी छिलकों वाली दाल भी इस्तेमाल किया करें। चने के छिलके में फाइबर होता है, और ऑरेंज के छिलके को हटाएं तो अंदर जो बारीक बारीक सी झिल्लियां पाई जाती हैं वाइट कलर की, वो भी फाइबर होता है, ठीक है। तो फाइबर लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंप्रूव होगा, फंक्शन इंप्रूव होंगे और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, होलोजोइक न्यूट्रिशन। Holozoic nutrition. What is Holozoic nutrition? It is a complete mode of nutrition. Complete mode of nutrition. इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इंजेशन, दूसरा स्टेप डाइजेशन, तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप एसिमिलेशन और पांचवा स्टेप इजेशन। There are 5 steps. There are 5 steps of Holozoic nutrition. याद रखें कि ग़िज़ा लेने का मकसद, वो अक्सर आपने सुना होगा ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं और कुछ कहते हैं हम खाने के लिए जीते हैं, ठीक है। चलें, कोई सा भी पर्पस हो, लेकिन असल पर्पस क्या है इसके पीछे? कि आप ग़िज़ा लेते हैं एनर्जी के लिए। ग़िज़ा हमारे जिस्म का फ्यूल है और ये फ्यूल आपको फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपके जिस्म के फंक्शन को परफॉर्म करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए हमें ग़िज़ा लेने की ज़रूरत होती है। तो आप जानते हैं हर सेल वर्किंग में, तो हर सेल जब वर्किंग कंडीशन में है तो वर्क करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। तो आप जो ग़िज़ा ले रहे हैं उस ग़िज़ा को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए कि वो सेल में डिफ्यूज हो, और जब सेल में डिफ्यूज हो तो वो एनर्जी बना के दे, उस एनर्जी के तहत आप अपना काम करें और वो ग़िज़ा जो आपके लिए नुकसानदेह था लेकिन आपने खा लिया, वो आपके जिस्म से रिमूव हो जाए। ये है कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके हैं 5 स्टेप्स। So now, first step, ingestion. Write down the definition of ingestion. First step, ingestion. Definition लिखें. Intake of food is called ingestion. Intake of food is called ingestion. फूड इनटेक करना, ग़िज़ा लेना, कैप्चरिंग ऑफ फूड, इसे कहते हैं इंजेशन। नाउ डाइजेशन। एक तो बड़ी कॉमन डेफिनेशन है ना, पुरानी वाली बुक वाली डेफिनेशन याद होगी, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स जो आपने लिया, कन्वर्टेड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपके जिस्म में होगा, और कौन करेगा? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। भाई ये डेफिनेशन सबको आती होगी, आपकी बुक में लिखी हुई है, लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रिपीट कर दूं, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। लेकिन ये डेफिनेशन अच्छी डेफिनेशन नहीं है, इसलिए कि कॉम्प्लेक्स और सिंपलेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आप किस चीज को कहेंगे कॉम्प्लेक्स और किसको कहेंगे सिंपल? मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके मुकाबले में एक शख्स छोटे से 80 गज के घर में रहता है, तो बड़ी सी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, उसका छोटा सा घर सिंपलेस्ट है, ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज हो, हम उसे अगर कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं तो उससे छोटी सिंपल, उससे छोटी सिंपलर, उससे छोटी सिंपलेस्ट। तो अगर सिंपलेस्ट भी इतना बड़ा हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है,
तो अगर कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा होगा तो फिर सिंपल इतना सा होगा, फिर सिंपलेस्ट इतना सा होगा। तो कॉम्प्लेक्स, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। बात आगे समझ में? तो इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं, तो हम सही डेफिनेशन इसकी लिखेंगे। लिखें, कन्वर्जन of non-diffusible form of food, conversion of non-diffusible form of food into the diffusible form, by the help of enzyme. Conversion of non-diffusible form of food into the diffusible form by the help of enzyme. जवेरिया इम्तियाज, आपने जो बात की है मेरी भी दिल की यही बात है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात की कि टेस्ट मेरा अनाउंस हुए 1.5-2 महीने हो गए शायद, और 8 चैप्टर के टेस्ट मैंने एक साथ अनाउंस किए थे, और उसका फॉर्मेट ये था कि चाहे एक दफ़ा लूँ, चाहे 2 दफ़ा में लूँ, चाहे 3 दफ़ा लूँ, लेकिन आप लोगों को मैंने कहा था कि 8 चैप्टर के टेस्ट की तैयारी एक साथ कर लीजिए। सही, यही कहा था ना? तो उस हिसाब से शेड्यूल में बायो का टेस्ट अब तक हो जाना चाहिए था, जिस तरह से बाकी ग्रुप में हो चुका है तकरीबन। ठीक है, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने उसको शेड्यूल में आखिर में रखा है। अब ये किन लोगों ने रखवाया मुझे नहीं पता। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को बायो मुश्किल लग रही हो या बायो को बहुत हलवा समझ लिया हो। ठीक है, तो ये जब पेपर हाथ में आता है ना फिर पता चलता है। 27 चैप्टर में बायो के फर्स्ट और सेकंड में मिला के सबसे बड़ा सिलेबस है, और 80 MCQs आते हैं बायो में। ठीक है, पिक्टोरियल क्वेश्चन, टैबुलेटेड फॉर्म क्वेश्चन, सबसे मुश्किल तरीन सवालात जो हैं बायोलॉजी में होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, मानता हूँ इस बात को। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी मुश्किल आती है, मानता हूँ इस बात को। लेकिन ओवरऑल अगर परसेंटेज वाइज बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो बायोलॉजी सबसे टॉप पे आता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपने जो शेड्यूल बनाया हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि शेड्यूल बन चुका है, जो बन चुका उसको फॉलो करेंगे। तो जवेरिया, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब मैंने टेस्ट का कहा यहाँ पे, तो पता चला किसी और टीचर का टेस्ट लेकिन उन्होंने नहीं लिया, और शायद अभी तक नहीं लिया। ठीक है, अब कोई वजूहात होंगी, मैं उस चक्कर में उस बात में मैं पढ़ना नहीं चाह रहा कि क्यों नहीं हुआ टेस्ट। कोई ना कोई वजह होगी, टीचर की क्लास नहीं हुई या जो भी इशू था, मुझे नहीं पता। ठीक है, और ना मैं उस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जिस टीचर का टेस्ट शेड्यूल में था, ठीक है, तो मेरे तो टेस्ट 8 चैप्टर के अनाउंस थे ना, तो मेरे बारे में तो कोई कह नहीं सकता कि मैंने वक्त से पहले टेस्ट ले लिया। ठीक है, मैं 8 चैप्टर एक साथ लूँ या किस्तों में लूँ वो तो टीचर की मर्जी है, लेकिन सबसे पहले अनाउंस तो मेरा टेस्ट था। लेकिन इसके बावजूद कुछ बच्चों को कुछ बच्चों को नहीं, सिर्फ 2 बच्चों को प्रॉब्लम हुई कि जनाब मैंने टेस्ट जो है वो अगेंस्ट द शेड्यूल मैंने ले लिया और बाकी टीचर का टेस्ट होना था। ठीक है, तो इसलिए अब जो है आपका टेस्ट चाहे अगस्त में हो, सितंबर में हो, लेकिन अब हम शेड्यूल को ही फॉलो करेंगे, ताकि वो जो 1-2 बच्चे क्लास में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं ना, उनके वो प्रॉब्लम करने का मौका ना दें। ठीक है, क्योंकि सर नजमी को किसी ने मैसेज किया कि सर ने शेड्यूल फॉलो नहीं किया और टेस्ट वक्त से पहले ले लिया। ठीक है, असल में कुछ लोग होते हैं ना, अम्मी की शिकायत, घर में भी उनका माहौल ऐसी होता है, मार्सत के साथ घर में भी उनका माहौल ही होता है, अम्मी की शिकायत अब्बू से कर रहे होते हैं और अब्बू की शिकायत अम्मी से कर रहे होते हैं। हालांकि माँ बाप दोनों बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आपको जिससे प्रॉब्लम है उनसे प्यार मोहब्बत से डिस्कस कर लें, उसूल तो ये है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने सर नजमी को मैसेज किया कि सर इरफान टेस्ट का टाइम नहीं दे रहे। ठीक है, 1.5 महीने से टेस्ट बोला हुआ, अभी भी आप कह रहे हैं टाइम नहीं दे रहे। ठीक है, और दूसरी कंप्लेन ये थी कि उन्होंने शेड्यूल फॉलो नहीं किया और वक्त से पहले टेस्ट ले लिया। ठीक है, तो दोनों कंप्लेन बिल्कुल नाजायज, इसलिए जो हमारे ऑनर हैं उन्होंने सिर्फ मैसेज पहुंचाया, लेकिन उन्होंने भी उसको कंसीडर नहीं किया और ना करने वाली बात थी। ठीक है, हमारे पास अभी भी 144 बच्चे हैं इस वक्त पार्टिसिपेंट। अगर 142 मुतमईन है तो हम 2 को मुतमईन करने के लिए 142 के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे।
डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी आपको बता दी। नाउ एब्जॉर्प्शन लिखें, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड विद इन डाइजेस्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये बात हमेशा याद रखें कि डाइजेशन जहां कंप्लीट होती है एब्जॉर्प्शन वहीं होती है। डाइजेशन जहां कंप्लीट होती है एब्जॉर्प्शन वहीं होती है, ये हमेशा याद रखें, ठीक है। अगर इंसान के अंदर इलियम में डाइजेशन कंप्लीट हो रही है तो इलियम में एब्जॉर्ब होगा। अगर लोअर एनिमल में फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो रही है तो एब्जॉर्प्शन भी फूड वैक्यूल में होगी। तो ये जुमला याद रखिएगा कि डाइजेशन जहां मुकम्मल हो एब्जॉर्प्शन वहीं होती है। नाउ एसिमिलेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अभी तक आपकी ग़िज़ा डाइजेस्टिव ऑर्गन में है और उसे मूव करना है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो एसिमिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन to the other parts of body by the help of fluid। आपके जिस्म में जो भी फ्लूइड है, लिम्फ है, ब्लड है, लोअर एनिमल में ब्लड नहीं होता, जैसे कॉकरोच में हीमोलिम्फ होता है, सेल है तो सेल का अपना एक फ्लूइड होता है। तो जो भी फ्लूइड है आपकी बॉडी में, वो फ्लूइड जो है डाइजेस्टेड फूड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएगा ताकि जिस्म के तमाम ऑर्गन्स को, तमाम स्ट्रक्चर्स को डाइजेस्टेड फूड सप्लाई किया जाए ताकि उसकी मदद से हर स्ट्रक्चर को एनर्जी मिल सके। क्या लिखा हुआ? नाउ इजेशन, removal of undigested food from the body, is called egestion, ठीक है। जो ग़िज़ा डाइजेस्ट नहीं हुई वो टॉक्सिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं टॉक्सिक हो, लेकिन टॉक्सिक हो सकती है, उसका जिस्म से रिमूव होना जरूरी है। तो जिस्म से जो रिमूवल होती है, अगर लिक्विड वेस्ट है तो इसे एक्सक्रीशन कहते हैं, जो आप पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर 1 में, और अगर सॉलिड वेस्ट है तो उसकी रिमूवल को इजेशन कहते हैं, जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। आज की क्लास के लिए टेस्ट का इंतजार नहीं कीजिएगा, आज के लेक्चर को आपने आज याद करना है ताकि जब हम टॉपिक स्टार्ट करें तो आपको ये सारी बातें पहले से याद हों। टाइप्स ऑफ डाइजेशन की 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 केमिकल डाइजेशन, नंबर 2 मैकेनिकल डाइजेशन, नंबर 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जिसको हम कहते हैं ईसीडी शॉर्ट फॉर्म, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जिसको हम शॉर्टली कहते हैं आईसीडी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव ऑर्गन में होगी और एसिमिलेशन जो है वो ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड या सेलुलर फ्लूइड, यानी कोई भी फ्लूइड बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट का काम कर सके वो ट्रांसपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब ट्रांसपोर्ट है। चलें आगे चलते हैं। केमिकल डाइजेशन, केमिकल मीन्स
एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स केमिकल कंपाउंड्स है ना, तो केमिकल डाइजेशन बाय मींस ऑफ एंजाइम्स। क्या आप बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में केमिकल डाइजेशन कहाँ कहाँ होती है? साइट्स ऑफ केमिकल डाइजेशन इन अ ह्यूमन बॉडी। साइट्स ऑफ केमिकल डाइजेशन इन अ ह्यूमन बॉडी। जी जल्दी से बता दें, टेस्ट करें, लेकिन जितने नाम हैं एक साथ लिखिएगा, अलग अलग नहीं लिखिएगा। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। गुड। माउथ में सलाइवा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइन के अपने एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये है केमिकल डाइजेशन बाय केमिकल्स, केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम्स, और उसमें माउथ है सलाइवरी ग्लैंड की वजह से, स्टमक है गैस्ट्रिक जूस की वजह से, और इंटेस्टाइन्स हैं एंजाइम्स की वजह से। तो मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया है। नाउ मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा, इंटरनेशनल कुछ किताबों में मैकेनिकल की जगह उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया फिजिकल डाइजेशन। दोनों वर्ड सही हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी सिलेबस में या जो हम आमतौर पर सिलेबस पढ़ रहे होते हैं उसमें ज़्यादातर मैकेनिकल डाइजेशन का वर्ड है। अगर इंटरनेशनल बुक पढ़ेंगे तो फिजिकल डाइजेशन लिखा हुआ है, दोनों सही है। एक ऐसी डाइजेशन जिसमें एंजाइम्स शामिल ना हो, डाइजेशन विदाउट एंजाइम, डाइजेशन विदाउट एंजाइम। कहाँ कहाँ होती है मैकेनिकल डाइजेशन? एक साथ लिखिएगा, जल्दी, शाबाश, एक साथ लिखें बेटा, एक नाम नहीं, सारे एक साथ। सबसे पहले जवाब आया नहीं, ये भी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट चाहिए बेटा, कंप्लीट। दो दो नाम बता रहे हैं आप लोग, तीन होते हैं, तीन होते हैं, तीन। कोई एक बता रहा है, कोई दो बता रहे हैं, तीन कोई नहीं बता रहा। थ्री साइड से बेटा, नहीं, किसी का भी आंसर कंप्लीट नहीं रहा। या तो आप एक आंसर दे रहे हैं या दो दे रहे हैं। मरियम का आंसर बिल्कुल सही है। माउथ में च्यूइंग प्रोसेस, गिजा को चबाना, ठीक है, गिजा को चबाना। एसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस, यानी गिजा का क्लॉकवाइज मूव करना, पेरिस्टाल्सिस जिसे कहते हैं। कितनी हो गई? दो। माउथ में च्यूइंग और एसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस, और स्टमक में ग्राइंडिंग, फूड ग्राइंड हो जाता है, पिस जाता है। ठीक है, तो ये है मैकेनिकल डाइजेशन। माउथ में च्यूइंग प्रोसेस, एसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस और स्टमक में ग्राइंडिंग ऑफ फूड। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन लिखें। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड within digestive organ, within digestive organ, digestion of food within digestive organ, but away from the cell. डाइजेशन ऑर्गन में होगी लेकिन सेल से बाहर, सेल से दूर। नाउ इंट्रासेलुलर डिफाइन करें, डिफाइन करें। डाइजेशन विद इन द सेल, डाइजेशन विद इन द सेल, बट अवे फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन, बट अवे फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन। एक ऐसी डाइजेशन जो डाइजेस्टिव ऑर्गन से दूर लेकिन सेल के अंदर हो। सही। आइए इसको समझते हैं कि केमिकल डाइजेशन एंजाइम से, मैकेनिकल डाइजेशन विदाउट एंजाइम, और ये जो एक्स्ट्रा और इंट्रा है इसमें क्या होगा। देखो, स्टमक की मिसाल लेते हैं। हम जानते हैं स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर पाउच। अगर गिजा स्टमक में डाइजेस्ट हो रही है ना, तो भाई ये स्पेस है ना, ये स्पेस है, स्पेस में सेल नहीं होता, ये स्पेस है।
ठीक है, हम कहते हैं ना मस्कुलर पाउच, पाउच किसे कहते हैं जिसमें स्पेस हो। तो अगर फूड यहाँ डाइजेस्ट है, अगर फूड यहाँ डाइजेस्ट होता है तो आप कहेंगे कि डाइजेशन हो रही है डाइजेस्टिव ऑर्गन में, लेकिन सेल में तो नहीं हो रही, सेल तो बाहर बने हुए। ये बॉडी वॉल है ना, स्टमक की दीवार है, और दीवार किससे बनी हुई है, तो आप कहेंगे दीवार सेल से बनी हुई है। ऐसा ही है ना, दीवार किससे बनी हुई है, सेल से। लेकिन अंदर तो स्पेस है ना, स्पेस है जब भी तो गिजा जा रही है उसमें, ठीक है। तो स्पेस में डाइजेशन हो रही है, ऑर्गन में डाइजेशन हो रही है, ठीक है, ऑर्गन में डाइजेशन हो रही है, सेल के बाहर हो रही है, ऑर्गन के अंदर हो रही है, क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन अगर डाइजेशन यहाँ सेल के अंदर हो या सेल के बाहर यहां कहीं पे हो रही हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, डाइजेशन सेल में हो रही है लेकिन ऑर्गन से दूर है, ऑर्गन से बाहर है, इसे कहेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो याद रखें कि लोअर एनिमल्स में एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों डाइजेशन होती है, जैसे कि हाइड्रा है, जैसे कि प्लेनेरिया है, तो इनमें दोनों डाइजेशन होती है। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ओनली ये हायर एनिमल्स में होती है, हायर एनिमल्स, ठीक है, इसके अलावा इंसानों में। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें दोनों किस्म की डाइजेशन, और जो हायर एनिमल हैं उनमें एक किस्म की डाइजेशन होती है, वो है एक्स्ट्रा। केमिकल और मैकेनिकल सब में होती है, चाहे लोअर हो चाहे हायर हो, केमिकल मैकेनिकल सब में होती है, ठीक है। लेकिन लोअर में एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों होगी और हायर एनिमल में सिर्फ एक्स्ट्रा होगी। Now types of digestive system. Types of digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम की दो किस्में होती हैं, सेक लाइक सैक लाइक किसे कहते हैं, सैक का मतलब होता है पाउच, और पाउच उसे कहते हैं जिसमें ऊपर ओपनिंग हो नीचे ओपनिंग ना हो। इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम में या हायर एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स होती हैं भाई, अपर ओपनिंग है माउथ, लोअर ओपनिंग है एनस, ठीक है। तो सैक में क्या होगा, ऊपर ओपनिंग होगी नीचे नहीं होगी, क्योंकि सैक पाउच को कहते हैं, ठीक है। ऊपर ओपनिंग माउथ, माउथ प्रेजेंट, लोअर ओपनिंग एनस एब्सेंट, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम इज सैक लाइक। तो सैक लाइक के अंदर माउथ प्रेजेंट, एनस एब्सेंट, एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है। तो एक बात आपने नोट की, यहां पे तवज्जो रखें, आप खुद बताएंगे क्या है वो, कौन सा पॉइंट है वो आप खुद बता सकते हैं। जब सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो तो डाइजेशन की दोनों किस्में होती हैं। एग्जाम्पल भी देखो कॉमन है, हाइड्रा प्लेनेरिया, हाइड्रा प्लेनेरिया। तो जब सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो तो उनमें दोनों किस्म की डाइजेशन होती है, उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रा भी होगा। और जब ट्यूब लाइक है तो सिर्फ एक्स्ट्रा होगा, जैसे कि ह्यूमन, तो ट्यूब से कहते हैं जिसमें माउथ भी प्रेजेंट हो, एनस भी प्रेजेंट हो, क्योंकि ट्यूब कहते हैं उसे जिसमें दो ओपनिंग, जिसमें एक ओपनिंग वो ट्यूब नहीं कहलाता। ट्यूब में हमेशा दो ओपनिंग होती है, जैसे मार्कर है ना, ट्यूब की मिसाल है, इधर निब लगी हुई है, ठीक है, इधर निब लगी हुई है, तो ये भी एक ओपनिंग है, इधर जो है स्टॉपर लगा हुआ, ये भी एक ओपनिंग है, सही। तो ट्यूब में हमेशा दो ओपनिंग्स होती हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस दोनों ओपनिंग्स हो तो ट्यूब लाइक कहलाता है, और ट्यूब लाइक के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, इंट्रा नहीं होती। आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास की आखिरी हेडिंग, टाइप्स ऑफ फीडर्स। फीडर्स कहते हैं जो फीड लेते हैं, और फीड का मतलब होता है गिजा, ठीक है। फीडर किसे कहते हैं, जो फीड लेते हैं
और फीड का मतलब है ग़िज़ा। जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं ये फीडर्स नहीं है, क्योंकि अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक हैं, हम अपनी ग़िज़ा डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करते हैं, तो हम फीडर्स हैं। तो जो फीडर्स होते हैं वो फीड लेते हैं, और इनकी 4 किस्में होती हैं। माइक्रोफेगस फीडर, मैक्रोफेगस फीडर, filter feeder and fluid feeder. There are 4 types of feeders. अब देखिए इसमें सबसे पहले है माइक्रोफेगस फीडर। माइक्रोफेगस फीडर, माइक्रो मींस स्मॉल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी ग़िज़ा स्मॉल मॉलिक्यूल हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी ग़िज़ा स्मॉल मॉलिक्यूल हो, जैसे कि एमीबा। आप जानते हैं एमीबा इंसानी आंख से नजर नहीं आता, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब एमीबा इतना छोटा है तो उसकी ग़िज़ा कितनी छोटी होगी। ठीक है, माइक्रोफेगस फीडर, माइक्रोफेगस फीडर जिनकी ग़िज़ा स्मॉल मॉलिक्यूल हो, जैसे कि एमीबा। मैक्रोफेगस, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज, जिनकी ग़िज़ा लार्ज मॉलिक्यूल हो, जैसे कि इंसान। जैसे कि एलिफेंट, जैसे कि ब्लू व्हेल। सबसे बड़ी एग्जाम्पल ब्लू व्हेल है, जिसकी एक जन की ग़िज़ा 2.5 टन गोश्त है। नाउ फिल्टर फीडर, जो अपनी ग़िज़ा फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एमीबा किसी हद तक, लेकिन इसकी सबसे आइडियल एग्जाम्पल स्पंजेस हैं। आइडियल एग्जाम्पल स्पंजेस हैं। ठीक है, स्पंजेस क्या करते हैं, पानी लेते हैं, समंदर का, दरियाओं का, झीलों का पानी जिस्म में जाता है, फिल्टर करते हैं, ग़िज़ा इनटेक करते हैं, वाटर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, ये नहीं कि फिल्टर बाहर कर रहे हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन बॉडी के अंदर होती है। तो फिल्टर फीडर की एग्जाम्पल है एमीबा। और फ्लूइड फीडर, फ्लूइड फीडर जिनकी ग़िज़ा फ्लूइड है, और सबसे बेस्ट फ्लूइड आपको पता है कौन सा है, ब्लड। इसके अलावा फूलों का रस, फलों का रस, ये जो जूस होता है ना, जूस जिसको आप नेक्टर कहते हैं, ये भी इसी में आता है। जैसे हनी बी, ये भी फ्लूइड फीडर है। जैसे कि बटरफ्लाई, ठीक है, ये भी फलों का रस, फूलों का रस चूसती हैं। ठीक है, ये भी फ्लूइड फीडर्स हैं। ठीक है, और मॉस्किटो जो कि ब्लड सकर्स हैं, मॉस्किटोज। ठीक है, लीच, ये भी ब्लड सकर है। ये सारे के सारे फ्लूइड फीडर्स हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्लास ऑफ हो गई है, अगली क्लास में हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, डाइजेशन इन एमीबा। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज। वीडियो बंद कर दें, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। अरे वो दो। अच्छा बच्चों, आपके सवालात की तरफ चलते हैं, और काफ़ी सारे टेक्स्ट तो आपके मेरे सवालात के जवाबात हैं। जो आपके सवालात हैं वो देखते हैं क्या हैं।
मेरा टेस्ट के हवाले से काफ़ी बच्चों ने मैसेजेस किए हुए हैं, लेकिन अब जो शेड्यूल बन गया उसी को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, सर अली ने आपका शेड्यूल बना दिया, हमारे लिए ऑनरेबल टीचर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं और ज़िम्मेदार टीचर हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो उनको सजेशन दी हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने शेड्यूल बना दिया है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, हाइड्रा फिल्टर फीडर नहीं बेटा, हाइड्रा पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा हाइड्रा क्या है। शिराजी, लाइबा शिराजी, बेटा लाइबा शिराजी, ये जो ग्रुप है ना, मैं आपको ग्रुप बता देता हूँ कौन सा, 5, 6, 7, 8, तीनों टेस्ट कंसेक्टिव हुए हैं उसमें। ठीक है, बायो के तीनों टेस्ट कंसेक्टिवली हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, पहले 1, 2, 3, अगली क्लास में 4, 5, 6, उसके अगली क्लास में 7, 8। ठीक है, शेड्यूल बना ही यही था। ठीक है, होना भी यही था। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आयशा M15 लिख लें, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड विद इन डाइजेस्टिव ऑर्गन। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड विद इन डाइजेस्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मैंने यही कहा था क्लास में सबाहत के फाइबर्स की कमी से कॉन्स्टिपेशन और मुस्तकिल कॉन्स्टिपेशन रहने से पाइल्स हो सकता है। तीन चार बच्चों ने कहा हुआ था एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, मैक्रोफेगस जो ज़्यादा हैवी फूड लेते हैं, हैवी स्टफ लेते हैं, माइक्रो जो के माइक्रो मॉलिक्यूल्स लेते हैं। एमीबा फिल्टर फीडर इसलिए है कि वो भी पानी लेता है और पानी के बाद ग़िज़ा स्टोर कर लेता है, पानी रिमूव हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर फिल्टर फीडर में नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम उसको किसी हद तक इंक्लूड करते ज़रूर हैं, लेकिन 100% नहीं। मैकेनिकल डाइजेशन विदाउट एनी एंजाइम और केमिकल डाइजेशन बाय मींस ऑफ एंजाइम। डाइजेशन की डेफिनेशन, conversion of non-diffusible form of food, conversion of non-diffusible form of food into the diffusible form, by the help of enzyme. Assimilation की definition सुनो, distribution of digested food from site of absorption to the other parts of body by the help of fluid feeder की example mosquito, leech, honey bee, butterfly. कुछ बच्चों ने मुझे याद दिला दिया, बहुत शुक्रिया बेटा कि आपने याद दिला दिया मुझे। अगर टाइम हो चुका है, लेकिन सर जुनैद से माजरत के साथ
2 मिनट ऊपर लूंगा।